नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नए टॉपिक को लेके आए हैं क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले 20 तारीख को न्यूज़ सुनी होगी कि क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो जो है नेगेटिव में चला गया है। ये एक बहुत ही ये एक हम इस पर बड़ा प्रश्न है कि ये ग्लोबल इवेंट है या एक लोकल इवेंट है। तो ये बेसिकली एक लोकल इवेंट है क्योंकि ये जो प्राइस फॉल हुआ है इतना गहरा, वो सिर्फ यूएसए के मार्केट में हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ। तो उसका भी सिनारियो हम समझेंगे कि क्या हुआ था बेसिकली। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरी हो रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इस पूरे सिनारियो को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे मैं पूरे डिस्कशन को आज 4-5 पॉइंट्स में बांट देता हूँ। 5 पॉइंट्स में हम बेसिकली चर्चा करेंगे। पहले तो हम एक बात करेंगे प्राइस इंडिकेटर पे। बेसिकली प्राइस इंडिकेटर होता क्या है, फिर जो है यूएसए में जो क्या हुआ है, और इसी के साथ हम बात करेंगे जो कमोडिटी मार्केट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर्स जानने हैं क्रूड ऑयल का। इसके अलावा मेजर ऑयल फील्ड्स देखेंगे दुनिया भर में कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। फिर जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो होते हैं उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और भारत सबसे लास्ट ऑन बट नॉट लिस्ट, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस पूरे सिनारियो को समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, डिस्कशन चालू करते हैं। प्राइस इंडिकेटर क्या होता है बेसिकली? आपने कई बार दूरी के लिए अलग अलग मात्रक सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में जितना भी दूरी का जो दूरी नापी जाती है वो माइल्स में नापी जाती है, लेकिन इंडिया में अगर अपन बात करें तो किलोमीटर में नापी जाती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे चीज़ों को देखने का मात्रकों का नज़र वो बदल जाता है, मात्रक बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्राइस इंडिकेटर भी क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दूरियों को क्योंकि दूरी को मापने का अलग अलग पैरामीटर है दुनिया भर में, तो हमने एक एसआई मात्रक पद्धति लेके आए जो कि पूरी दुनिया भर में अ, एक थी, कॉमन थी। तो इसलिए इसलिए किलोमीटर को जो है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया कि पूरी दुनिया में जो है आज से नापा जाएगा दूरियों को तो किलोमीटर में नापा जाएगा। हालांकि यूरोप में कुछ लोकली अलग अलग वो होते हैं इंडिकेटर, पर पूरी दुनिया को एक एक एसआई मात्रक के अधीन लाया गया। तो इसी तरीके से एक एक इंडिकेटर है प्राइस इंडिकेटर, वो जो है ब्रेंट है। ब्रेंट प्राइस इंडिकेटर क्या होता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरी दुनिया भर में चलता है। लेकिन लोकली अलग अलग प्राइस इंडिकेटर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वहाँ पर एक इसको दुबई बास्केट या ओपेक बास्केट वाला फॉर्मेट है, वो प्रचलित है। यूएसए में जो है WTI प्रचलित है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से दुनिया भर में, जापान में अलग है। तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में इस प्रकार के प्राइस इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों, तो इनको थोड़ा सा टेक्निकली डिफ्रेंशिएट भी किया गया है क्योंकि जो वेरियस प्राइस इंडिकेटर है उनमें जो है डिफरेंट टाइप का कंटेनमेंट होता है। जैसे कि अगर WTI की बात करें तो थोड़ा सा सल्फर का जो कंटेंट होता है वो लो होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्वीटर होता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है, पर इसमें जो है एक्सट्रैक्शन का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो हम जो आज हमारा जो फोकस होगा वो WTI पर होगा, क्योंकि जो प्राइस जो फॉल हुई है वो पर्टिकुलर इस एरिया में हुई है और इसी इंडिकेटर के उसमें हुई है। तो हम पूरा इसको डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है यूएसए में क्या हुआ है अभी फिलहाल आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि ये देखो मैंने एक पूरा एक चार्ट है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले क्या था। 3 दिन पहले की न्यूज़ क्या थी कि ये लगभग 12 बजे के आसपास की 20 तारीख का पूरा सिनारियो देखते हैं। 12 बजे के आसपास ये लगभग $15 के आसपास इसका प्राइस था। लेकिन ये कुछ देर तक 6 बजे तक कांस्टेंट रहा अप्रोक्स। फिर 8 बजे इसमें $10 के आगे फिर बढ़ गया, फिर घट गया, और इस तरीके से रात में 12 बजे या 2 बजे के आसपास तो ये अंदर नीचे चला गया और $40 तक ये चला गया था। अब ये इसका जो ख़त्म हुआ था ये 37 पे ख़त्म हुआ था लगभग। ये $40 तक चला गया था और 37 पे जो है वो मार्केट का एंड हुआ। फिर ये नेक्स्ट डे चालू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि
पूरा जो मार्केट है उसमें किस तरीके इतनी बड़ी भारी गिरावट कैसे आई। तो हम उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ मैं कमोडिटी मार्केट का। बेसिकली ये गिरावट क्यों आई है वो बेसिक कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट क्या होता है दोस्तों? कमोडिटी मार्केट जैसे वस्तुओं का बाजार होता है। वस्तुओं का बाजार जैसे शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी बेची खरीदी जाती है। तो कमोडिटी कैसे बेची खरीदी जाती है इस पे भी हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कमोडिटी है, आपने एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए ये कमोडिटी जो है खरीद ली उस मार्केट से। अब वो खरीदी हुई वस्तु को लिए आपके एक फर्स्ट फिक्स, जैसे आपको बोल दिया है कि एक मंथ के लिए आपके पास ये कमोडिटी आ चुकी है। अब ये कमोडिटी को एक मंथ के भीतर अंदर अंदर ही आपको या तो किसी को सेल करना पड़ेगा, उससे आप एक प्रॉफिट कमा सकते हो। ये फिजिकली आपके पास नहीं आई ये कमोडिटी, लेकिन आपको या तो सेल करना पड़ेगा या इसको आप खुद रख लो। भाई दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो खुद रख लो या बेच दो किसी को। तो खुद रखने के लिए क्या होता है, बहुत सारा स्टॉक चाहिए कि आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए जिसमें आप वो वस्तु रख सको, या फिर आपके पास कुछ ऐसे वेयर हाउसेज होने चाहिए जिसमें आप ये सारा काम कर सको। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप इसको ज़्यादातर सेल ही करोगे। तो हुआ यही है बेसिकली। क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल का जो स्टॉक कमोडिटी मार्केट है उसमें क्रूड खरीदे बेचे जाते हैं। तो यूएसए में जो क्रूड ऑयल का जो कमोडिटी मार्केट है उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है तो उससे क्या हुआ, मैंने इसके रीजंस भी दिए हैं प्राइस फॉल के। क्योंकि पेंडेमिक चल रही है, फिर रिसेशन, इस रिसेशन लाइक सिचुएशन बन रही है तो डिमांड में अपने आप कमी आ जाती है। जब रिसेशन होता है तो डिमांड कम होती है, डिमांड जैसे ही कम होगी तो प्राइस में कोलैप्स आएगा। और आपके पास अगर पर्टिकुलर एक फिक्स ड्यूरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मार्च के महीने में 20 मार्च को ये ऑयल खरीदा किसी ने, तो 20 मार्च को जितने लोगों ने ये ऑयल खरीदा उनके उसके बाद तो क्योंकि पेंडेमिक चल रही है तो इसलिए डिमांड बढ़ नहीं रही है, तो वो जो है प्राइस वैसे स्टेबल है। तो वो उस एक महीने के ड्यूरेशन में जो लोग नहीं बेच पाए उन्हें उसी दिन या तो बेचना था या खुद के पास स्टॉक रखना था। तो वो जो है पूरा जो सिनारियो है वो इसी बात पे डिपेंडेंट था कि ये जो ड्यूरेशन थी वहाँ तक उनका पूरा माल बिका नहीं था, तो उन्होंने क्या है एकदम से पूरा माल बेच दिया। अब वो बेचने में उनको कई बार, क्योंकि वेयर हाउसेज वगैरह में आपको जब कमोडिटी रखते हो तो उसमें भी काफ़ी खर्चा आता है, तो इस खर्चे को वहन ना करना पड़े इसलिए उन्होंने बहुत सारे नए नए रास्ते, क्योंकि इवन आपको $40 मिलेंगे या $37 मिलेंगे ताकि आप उस पूरे माल को खरीद सको। यानी कि आपको क्रूड ऑयल खरीदने के भी पैसे, वो जो पर्टिकुलर जो कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाता है वो आपको कमोडिटी खरीदने के भी पैसे देता। तो आपको ये सिनारियो समझ में आया कमोडिटी मार्केट का। तो अब ये जो इसके रीजंस भी मैंने यहाँ पे बता दिए कि कोविड-19 चल रही है, कोविड-19 के ज़रिए इस वजह से डिमांड में फॉल हुआ है, डिमांड कम हो गई है, तो इसलिए प्राइसेस में बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। तो ये जो डिलीवरी थी ये 20 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन इसको जो स्टॉक मार्केट में जैसा जो कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाता है वो पूरी डिलीवरी नहीं कर पाया, इसलिए उसको पैसे दे के इवन $40 पे करके वो माल निकालना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आपको। इस वजह से प्राइस में इतनी बड़ी फॉल देखनी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। प्राइस में फॉल क्यों हुई है? क्योंकि कमोडिटी मार्केट अनस्टेबल था। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा बेसिक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि मेजर ऑयल फील्ड्स कौन कौन से हैं दुनिया भर में। तो मेजर ऑयल फील्ड्स में हम बात करेंगे तो पूरा ये जो अरब पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला में इसके अलावा बहुत सारा जो रीज़न है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोस्टल एरिया है, नाइजीरिया वाला एरिया वगैरह, और फिर ये पूरे जो ज़्यादातर जो ऑयल फील्ड्स हैं आपको मिलेंगे कोस्टल रीजन में। तो कोस्टल रीजन में ज़्यादातर पूरा, अब ये रसिया वाला एरिया है जहाँ पर आपको मेजर ऑयल फील्ड्स मिलेंगे, फिर जो है कनेडियन शील्ड में मिलेगा, फिर पूरा साउथ अमेरिका में भी इस प्रकार के डिपॉजिट्स हैं। तो आपको लगभग पूरे कोस्टल एरिया में, पूरी दुनिया भर के, ये देखो आप ऑस्ट्रेलिया में, इवन सब जगह पूरी दुनिया के कोस्टल एरिया में आपको इस तरीके का ऑयल फील्ड्स के बहुत बड़े स्टॉक मिलेंगे, बड़े बड़े।
तो अब अपन बात करते हैं कि ऑयल प्राइसेस बेसिकली रेगुलेट कैसे होती है, या फिर ऑयल, एक ऑयल ग्रुप होता है जो कि इनके प्रोडक्शन को, मार्केट को, इन सब की स्ट्रेटजी को देखते हुए ये काम करते हैं, ताकि मिलके एक जगह इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है ओपेक नाम से। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये पेट्रोल एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, जबकि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें 13 देश है पूरे, तो इस पर भी आप देखना, पर 13 देश है जो मैप में मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो दोस्तों ये जो कंट्री है ओपेक, इसमें ये क्या, ये दुनिया भर का पूरा 100% ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लगभग 80% से प्लस ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो दुनिया भर का में जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, ये बड़े प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इनको ओपेक प्लस, ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इनको ओपेक प्लस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी प्राइसिंग फैक्टर को डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इनके पास इतना स्टॉक है कि ये ग्लोबल मार्केट में प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, इसलिए एक ऑफिशियल संस्था ना होकर भी एक ओपेक प्लस ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने 3 सिनारियो डाल रखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ए इम्पैक्ट पर, क्योंकि कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट होता है, पूरी दुनिया भर में अगर कहीं भी कोई इवेंट होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट, यूएसए आज भी इकोनॉमिकल पूरी पावर है। अगर यूएसए के बाज़ार में कोई भी थोड़ी सी मंदी आती है या चढ़ता है तो पूरी दुनिया भर में उसका असर होता है। तो नो इम्पैक्ट तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता। ए इम्पैक्ट, डेफिनेटली ए इम्पैक्ट हो सकता है, या द इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एक छोटी सी इवेंट नहीं है, और क्योंकि ये छोटी सी इवेंट है, और ये जो है टेम्पररी इवेंट है, मतलब ये तो नहीं उसके बाद, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे जो है वहाँ का कमोडिटी मार्केट अपने आप स्ट्रांग हो गया, और वो जो इसकी क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी वो वापस बढ़ गई। तो आप इसे एक छोटा इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये एक टेम्पररी गिरावट आई थी। तो अब इसका मतलब है कि इसका सिर्फ इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के मार्केट पे। कैसे पड़ेगा? जैसे एग्जांपल 20 तारीख का ये डेटा है कि 20 तारीख को -$37 पे ये जो है ऑयल मार्केट क्रैश हुआ, बंद हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के जो ब्रेंट जो प्राइसेस है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया। जैसे ब्रेंट प्राइसेस जो कि लगभग $25 के आसपास थी, वो $17 पे चली गई। ये 20 तारीख की खबर है, 20 तारीख की खबर है कि $17 पे चली गई। इसके अलावा जो ये एक पर्टिकुलर सिनारियो नहीं था, तो ये पूरा जो ऑयल प्राइसेस का फैक्टर है वो जो है पूरी दुनिया में पड़ा। तो इंडियन मार्केट में भी इसका असर तो दिखा, पर वो एक कुछ टाइम के लिए था। ठीक है दोस्तों, तो फॉलिंग प्राइसेस इन अ पर्टिकुलर मार्केट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट। तो ये पूरा जो सिनारियो था मैंने यहाँ पे समराइज किया। तो ये भारत पर इसका प्रभाव केवल ए इम्पैक्ट के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा वीडियो था। आप बताओ कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।